Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। यहाँ मैंने लिखा है न्यूक्लिक एसिड यानी कि केंद्रिका अम्ल। ठीक है दोस्तों, ये जो न्यूक्लिक एसिड चैप्टर है इसके अंतर्गत हम लोगों का डीएनए और आरएनए यानी डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी इस स्लाइड में हम सिर्फ डीएनए के बारे में जानेंगे और इसके अगली स्लाइड में हम लोग आरएनए के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो डीएनए और आरएनए है वो न्यूक्लिक एसिड में यानी कि केंद्रिका अम्ल का एक भाग होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब केंद्रिका अम्ल किसे कहते हैं कि देखिए, हमारा जो शरीर होता है, मानव का जो शरीर होता है वो असंख्य कोशिकाओं से बना होता है जिसमें कि एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए, केंद्रक में जो अम्ल पाया जाता है, ऐसा अम्ल जो केंद्रक में पाया जाता है उसे हम लोग केंद्रिका अम्ल कहते हैं। ठीक है, और इस अम्ल के अंदर हम लोगों का डीएनए और आरएनए ये दोनों मौजूद होता है। तो दोस्तों चलिए आगे हम डीएनए से संबंधित कुछ तथ्य लिखे हैं उसको हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद उस स्लाइड को भी हम आपको बताएंगे और उससे जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट को भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ से आरएनए हटा दिया है क्योंकि अभी इस स्लाइड में हम लोगों को आरएनए के बारे में नहीं जानना है। अब इस स्लाइड में हम सिर्फ जानेंगे डीएनए के बारे में, डीएनए क्या होता है उसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। ठीक है, क्या कैसे है। तो सबसे पहली बात कि डीएनए होता क्या है। तो देखिए, कोशिका के केंद्रक में होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, और हर एक कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और उस केंद्रक के अंदर जो होता है हम लोगों का गुणसूत्र होता है वो तो खैर अभी आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी इधर सुनिए, जो हमारे लोगों का जो शरीर होता है उसमें असंख्य कोशिकाएं होती है और हर एक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, उस केंद्रक के अंदर जो अम्ल पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं केंद्रिका अम्ल। ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब इसके दो भाग होते हैं, मैंने अभी आपको आगे बताया था डीएनए और आरएनए। तो ठीक है, तो आप समझते हैं डीएनए के बारे में, तो ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये मतलब केंद्रक के अलावे और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, ये केंद्रक के अलावे पहली बात तो माइटोकांड्रिया में पाया जाता है, दूसरी बात कि पादप के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, पहला कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये केंद्रक में पाया जाता है। और माइटोकांड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में उतना नहीं पाया जाता है, थोड़ी मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका फुल फॉर्म है डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आपको याद रखना चाहिए। अब बात आती है सबसे पहले इसके सर्वप्रथम इसका अवलोकन यानी इसे सबसे पहले किसने देखा। तो इसे सबसे पहले कार्लसबर्ग ने देखा, लेकिन उन्होंने इस विषय के ऊपर कुछ ज्यादा दिमाग खर्च नहीं किया, इसके ऊपर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद एक वॉटसन एंड क्रिक आए जिन्होंने 1953 ईस्वी में इसका एक मॉडल दिया, यानी कि डीएनए का एक मॉडल दिया। क्या, तो उन्होंने कौन सा मॉडल दिया, ये जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड का होता है, मतलब द्विकुंडलित होता है। जो हम लोगों का डीएनए होता है उसका एक असली स्ट्रैंडेड दिया कि वो दिखता कैसा है, उसका एक असली स्ट्रक्चर दिया हम लोगों को। किसने दिया, तो वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 ईस्वी में ये बताया कि जो हम लोगों का डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड का होता है यानी द्विकुंडलित होता है। उसके बाद बात आती है सभी जीवों व निर्जीव में 0.2 पॉइंट ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि जो हम लोगों का डीएनए होता है वो सभी जीवों और निर्जीव में 0.2% ट्रांसफर हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी सजीव वस्तु, मतलब हम मान लीजिए हम सजीव हैं और ये जो वस्तु है ये निर्जीव है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी सजीव और निर्जीव में, तो मेरे लिए ये निर्जीव है और मैं सजीव हूँ। ठीक है, मैं अगर इसे पकड़ रही हूँ तो मेरे हाथों से मेरा जो है 0.2% डीएनए इसमें ट्रांसफर हो जा रहा है, इसमें चला जा रहा है। इसी वजह से जहाँ कहीं भी कोई घटना हुई होती है तो उसका जो वस्तु, जो औजार होते हैं, जो हम लोगों के पुलिस वाले आते हैं, वो तुरंत उसे अपने नग्न हाथों से नहीं पकड़ते हैं। क्यों नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अगर हम अपने नग्न हाथों से इस वस्तु को पकड़ेंगे तो हमारे हाथों से 0.2% जो है डीएनए है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, जिस वजह से उन्हें दिक्कत हो सकती है आगे जाकर उस केस में। ठीक है, इस वजह से वो क्या करते हैं, या तो फिर ग्लव्स पहन लेते हैं या फिर तो वो किसी रुमाल से उस वस्तु को उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। और एक बात और,
वो जो भी वस्तु होती है उसे लास्ट टाइम किसने पकड़ा होता है, जिसका भी लास्ट टाइम उसका फिंगरप्रिंट मिल जाएगा वो इंसान समझे कि मतलब मारने वाला इंसान वही होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हत्यारा जो भी हो कुछ केस तो वही होगा। ठीक है, उसके बाद अनुवांशिकता की जांच में सहायता। देखिए अनुवांशिकता की जांच में सहायता का मतलब ये है कि कोई किसी का रियल में बच्चा है कि नहीं है, इस चीज का सहायता। देखिए आप लोग देखते होंगे कि जो मतलब फिल्म्स होती हैं तो उसमें हम तो भैया खेसारी लाल की फिल्म बहुत सारी देखते हैं, उसमें तो देखते हैं हम कि वो कहते हैं कि है ना, वो कहती है वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, नहीं मेरा है नहीं मेरा है। तो उसमें इस बीच क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं दोनों के डीएनए टेस्ट करते हैं बच्चे से, जिसका डीएनए टेस्ट मिल जाता है वो उसका असली बच्चा होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है इसकी उपस्थिति। तो दोस्तों कोशिका के केंद्रक में, मैंने अभी आपको आगे बताया, कोशिका के केंद्रक में होता है कौन होता है, डीएनए और आरएनए होता है। कैसे होता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो देखिए अब केंद्रक के अंदर ना एक गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है। तो हम लोग समझते हैं गुणसूत्र के बारे में यानी क्रोमोसोम के बारे में। तो जैसे इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मानव शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं से बना होता है, और हर एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, जिस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र की संख्याएं जो होती हैं वो 46 होती हैं। जोड़े में अगर बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो है कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्र के अंदर गुणसूत्र। तो अब हम लोग एक गुणसूत्र का ये स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आगे भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमारे जो वैज्ञानिक थे उन लोगों ने जब मतलब गुणसूत्र का एक स्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने ये सोचा कि इस गुणसूत्र को भी जूम करके देखा। तो जब उन्होंने और इसे जूम करके देखा तो इसके अंदर क्या मिला, डीएनए मिला। और फिर जब डीएनए को भी जूम करके देखा गया तो फिर क्या मिला, हम लोगों को जीन मिला। और जब जीन में भी कुछ उन लोगों को दिखा कि मतलब जीन के भी अंदर कुछ ना कुछ है, तो जीन के अंदर जो उन लोगों को न्यूक्लियोटाइड दिखा। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, स्ट्रक्चर है हम लोगों का जो डीएनए का, उसमें ये रस्सी नुमा जो आप लोगों को दिख रहा है यही हम लोगों का न्यूक्लियोटाइड होता है। और ठीक है, और ये दोनों जहां पे आके मिल रहे हैं उसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, तो आगे मैंने आपको बताया था ना कि 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ये सब 4 प्रकार के क्षार जो होते हैं वो हम लोगों के न्यूक्लियोटाइड में ही पाए जाते हैं। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब एक चीज और हम बात करेंगे, डीएनए में एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, डीएनए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। इसका क्या मतलब है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, कि मान लीजिए एक गर्भवती महिला है, उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, तो उस बच्चे के हाथ में 5 उंगली होनी चाहिए, ये बात किसे पता है। उसके 2 ही आंख होनी चाहिए, ये बात किसको पता है। 2 कान होने चाहिए, ये बात किसको पता है। तो यानी कि हर एक चीज मतलब बराबर करने के लिए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में एक ग्रुप होता है जो इस चीज का ध्यान रखता है। कभी कभी क्या होता है डीएनए डिफेक्टेड हो जाता है, जिससे क्या होता है किसी किसी की 3 आंखें हो जाती हैं, 4 आंखें हो जाती हैं, पूंछ निकल जाती है। तो ये सब लक्षण तब मिलते हैं जब डीएनए डिफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, जब डीएनए डिफेक्टेड हो जाता है तब हम लोगों को इस सब चीजों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों ये आप लोगों ने ये चीज देख ली, न्यूक्लियोटाइड देख लिया, 4 प्रकार के क्षार जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम लोग थाइमिन को हटा करके यूरेसिल लगा दे रहे हैं तो ये आरएनए बन जाएगा, और अगर यूरेसिल को हटा के थाइमिन लगा दे रहे हैं तो ये जो है डीएनए बन जाएगा। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि डीएनए और आरएनए में ज्यादा कुछ का अंतर नहीं है। अगर हम लोग इसमें थाइमिन को हटा करके यूरेसिल लगा देंगे तो वो आरएनए बन जाएगा, यूरेसिल को हटा करके थाइमिन लगा देंगे तो वो डीएनए बन जाएगा। इससे आप लोगों को ये पता चल रहा है कि इन दोनों में कुछ ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। और एक चीज और आप लोग आरएनए में याद रखिए, आरएनए में ऐसा डबल स्ट्रैंड मतलब इसका जो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ एकल रस्सी का ऐसे होता है कुछ, जैसे कि इसमें आप लोगों को 2 रस्सी नुमा दिख रहा है, इसका जो संरचना है वो 2 रस्सी की तरह दिख रहा है, लेकिन आरएनए में जो होता है वो एक हिस्सा, इसका एक रस्सी नहीं होती है। आप लोग ऐसे कह सकते हो, उससे ऐसे कुछ आरएनए का मतलब जो है स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग जान चुके हैं आरएनए का स्ट्रक्चर है, मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों अब आप लोग एक चीज और सुनते होंगे कि उनका वो लक्षण खानदानी चलता आ रहा है, उनकी वो जो क्रिया है, वो जो काम है वो खानदानी चलता आ रहा है। ठीक है, मतलब खानदान के हर एक पीढ़ी में वो चीज चलता आ रहा है। तो कोई भी ऐसा लक्षण जो खानदानी चलता आ रहा है तो उसे खानदानी ले जाने का काम जो होता है वो डीएनए करता है। ले आने का नहीं, मतलब खानदानी ले जाने का जो काम करता है, कोई भी ऐसा लक्षण है उसका वो जो काम होता है वो डीएनए करता है। इसी वजह से
जो पहलवान होता है, पहलवानी उसके मांसपेशियों में होती है, ना कि उसके कोशिका में। अगर वही पहलवानी उसके कोशिका में होते हुए गुणसूत्र में आ जाती तो इतना कंफर्म है कि अगली पीढ़ी में भी पहलवानी वो चली जाती। तो दोस्तों इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब ये इतना हम लोगों ने समझ लिया, अब रह गया है आरएनए का कॉन्सेप्ट, जो कि हम आगे समझने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो डीएनए का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आरएनए के। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं आरएनए के बारे में, यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में। हम लोगों ने डीएनए के बारे में समझ लिया था, अब हम लोग समझते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए के, हाँ तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं आरएनए के बारे में, यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ये जो है मुख्य रूप से हम लोगों के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, उसके बाद अल्प मात्रा में हम लोगों के केंद्रक में पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले पॉइंट में लिख रखा है सुगर, देखिए इसमें आरएनए में जो सुगर पाया जाता है उसे हम लोग राइबोज सुगर कहते हैं, और डीएनए में जो सुगर पाया जाता है उसे हम लोग डाईऑक्सीराइबोज सुगर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, और उसके बाद यूरेसिल और एक साइटोसिन। ठीक है, ये 4 प्रकार के क्षार इसमें पाए जाते हैं। तीसरा मैंने लिख रखा है इसकी रचना। देखिए इसकी जो रचना होती है वो एकल कुंडली की होती है। ये जैसे कि डीएनए में डबल कुंडली की होती थी, इसमें एकल कुंडली की होती है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे। तीसरा मैंने लिख रखा है, तीसरे पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, जो हम लोगों का आरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। संश्लेषण मतलब किसी चीज को बनाना, किसी चीज को बनाना ही संश्लेषण कहलाता है। अब ये जानेंगे कि किस तरह से ये प्रोटीन संश्लेषण में कार्य। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, कैसे बनता है, और आरएनए इसमें किस प्रकार से सहायक है। ठीक है, तो देखिए एक प्रोटीन जो है 20 अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसमें कि 10 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं, जिसमें कि हम लोगों को 10 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड की जरूरत होती है। कैसे? 10 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है, और 10 की हमें और जरूरत होती है। 10 मिला के 20, यानी जब 20 एमिनो एसिड मिल जाएंगे तो जाके एक प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। तो जो हमें 10 एमिनो एसिड की जो 10 प्रकार के एमिनो एसिड की जरूरत है वो हम लोगों को हमारे भोजन से मिलेगी। लेकिन अब समस्या ये है कि उस भोजन में से उस एमिनो एसिड को पहचानने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो ऐसे समय में क्या होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे आरएनए के जो है 3 पार्ट मैंने लिख रखा है। पहला एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, दूसरा लिख रखा है टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, तीसरा लिख रखा है मैंने आरआरएनए यानी राइबोसोम आरएनए। अब इन तीनों का काम देखते हैं। देखिए भोजन में जो जो हम लोगों को एमिनो एसिड होते हैं उसमें से हमारे शरीर के लिए कौन सा एमिनो एसिड जरूरी है प्रोटीन बनाने के लिए, इस चीज की जो पहचान है वो मैसेंजर आरएनए करता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए जो है वो एमिनो एसिड को पहचानने का जो काम होता है वो मैसेंजर आरएनए करता है, और जैसे ही वो उसे पहचान के अपने पास लेता है उसके बाद वो ट्रांसफर आरएनए को वो जो है एमिनो अम्ल वो ट्रांसफर आरएनए को दे देता है, और ट्रांसफर आरएनए उसे क्या करता है राइबोसोम आरएनए के पास ले जाता है, और राइबोसोम आरएनए के पास जो है हम लोगों का एक प्रोटीन 10 ये ट्रांसफर आरएनए लाया और 10 हमारे पास पहले से मौजूद है, दोनों 20 हो गए, यानी कि एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने इतना समझ लिया कि किस तरह से आरएनए कार्यरत है, सहायक है एक प्रोटीन के संश्लेषण में। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि किस तरह से डीएनए से आरएनए बन जाता है, और आरएनए से डीएनए किस तरह से आरएनए से प्रोटीन का विखंडन हो जाता है, इस सब चीजों के बारे में। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से डीएनए। तो जैसा कि आप लोग पहले पॉइंट में देख पा रहे होंगे कि डीएनए से डीएनए जब बनता है तो इसे हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी जब डीएनए खुद के जैसा एक कॉपी मतलब तैयार कर लेता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं रेप्लिकेशन कहते हैं। और फिर जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जैसे कि आप दूसरे पॉइंट में देख पा रहे होंगे कि डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर जब आरएनए से डीएनए बनता है, यानी डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से फिर डीएनए बना है तो हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आरएनए जब प्रोटीन यानी आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन प्रोटीन आरएनए नहीं बन सकता है। ठीक है, देखिए डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से प्रोटीन आरएनए से डीएनए बन सकता है, और आरएनए
से ही प्रोटीन भी बन सकता है, लेकिन प्रोटीन से आरएनए डीएनए नहीं बन सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा, इस चीजों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, डीएनए आरएनए अंतर पूरा कॉन्सेप्ट सहित हम लोगों ने समझ लिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है आगे की और वीडियो रिलीज करने के लिए। और एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon.